नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली खबर। राहुल गांधी बोले हम फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे, कितना धन किसके पास है। किसान दिल्ली जा रहे हैं, उन्हें छर्रे टीयर गैस के गोले मारे जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुरुवार को बिहार के औरंगाबाद पहुंची। सभा में राहुल गांधी ने पूछा कि आपका मूड कैसा है। किसान दिल्ली जा रहे हैं, उन्हें छर्रे टीयर गैस के गोले मारे जा रहे हैं। 2 दिन पहले मेरी किसानों से बात हुई, ये भाजपा आरएसएस वाले नफरत फैला रहे हैं। मणिपुर को जला दिया गया, गरीबों को यहां न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना एक्स-रे है, इससे पता चल जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं और दलित कितने हैं। फिर हम फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे, बताएंगे कि किसके हाथ में कितना धन है, पिछड़ों के पास कितना है, 1% के हाथ में कितना धन है। वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि अमीरों का 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया गया, नरेगा को चलाने के लिए सिर्फ 70,000। सभी अमीरों ने कहा कि यह जाया हो रहा है। फिर 14 लाख करोड़ रुपए 10-15 अमीरों का माफ कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि 650 हाईकोर्ट के जज हैं, जिनमें से 100 सिर्फ 73% वाले ओबीसी एससी एसटी के हैं। जीएसटी आप देते हो, 18% देते हो, 18% अडानी भी देते हैं। आपकी आमदनी 50,000 जबकि अडानी की लाखों करोड़ रुपया है। राहुल गांधी बोले कि आप लोगों ने राम मंदिर उद्घाटन देखा, किसी गरीब का चेहरा देखा, अडानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, सब अमीर दिखे। आपकी दी गई जीएसटी सब मिलकर लूट रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई सबको मार रही है, लेकिन मोदी जी को इसकी चिंता नहीं है। गरीबों और किसानों के ऊपर ज्यादा टैक्स है, अमीरों के कॉर्पोरेट टैक्स घटाए गए हैं। मोदी जी की यह गारंटी है कि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, क्या दिला पाए? 15-15 लाख आपको मिले। कांग्रेस ने जो गारंटी कर्नाटक में दी, तेलंगाना में दी, उसे पूरा किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचे किसान। हरियाणा के सबसे बड़े किसान संगठन ने भी किया आंदोलन का सपोर्ट। जी हां दोस्तों, किसानों का आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। हरियाणा पंजाब सीमाओं पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। दिल्ली से सटी हरियाणा और यूपी की सीमाओं पर भी पुलिस का सख्त पहरा है। आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है। किसानों के आंदोलन को खत्म कराने के लिए सरकार कई बार वार्ता कर चुकी है। इसी बीच गुरुवार को पहली बार यूपी की तरफ से भी किसान दिल्ली कूच करने निकल गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया और बस में भरकर ले गई। ये किसान यूपी के गाजियाबाद की तरफ से गैस सिलेंडर और राशन लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। वहीं हरियाणा के सबसे बड़े किसान संगठन ने भी आंदोलन के समर्थन का ऐलान किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी, शरद गुट को महाराष्ट्र के स्पीकर का झटका। जी हां दोस्तों, एनसीपी विधायकों की अयोग्यता मामले में स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने शरद पवार गुट को करारा झटका देते हुए अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि निर्विवाद रूप से अजीत पवार के पास 41 विधायकों का विधायी बहुमत है। स्पीकर ने अपना फैसला सुनाते हुए यह अहम टिप्पणी की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन होटवार जेल भेजे गए। 13 दिनों तक ईडी ने की पूछताछ। जमीन घोटाले में 31 जनवरी को गिरफ्तार हुए थे। जी हां दोस्तों, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में रांची की होटवार जेल भेज दिया गया। ईडी ने 13 दिन के रिमांड के बाद गुरुवार को हेमंत को कोर्ट में पेश किया। ईडी ने रांची के बड़गाई में 8.46 एकड़ जमीन को लेकर हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 1 फरवरी को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तारी से लेकर बुधवार तक ईडी ने हेमंत सोरेन से 13 दिनों तक पूछताछ की। 3 बार में ईडी को 13 दिनों की रिमांड मिली थी। 2 बार 5-5 दिन की, फिर 3 दिन की रिमांड ईडी को दी गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, मंदी की चपेट में जापान, इकोनॉमी चौथे नंबर पर पहुंची। जर्मनी अब दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी, कमजोर करेंसी और घटती आबादी से पिछड़ा जापान। जी हां दोस्तों, जापान की अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाहियों में सिकुड़ने के बाद मंदी की चपेट में आ गई है। इस कारण उनकी इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर से चौथे नंबर पर पहुंच गई है। जर्मनी अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। जापान इस समय कमजोर करेंसी, बढ़ती उम्र और घटती आबादी से जूझ रहा है। इससे पहले 2010 में चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ने के कारण जापान दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गया था। दुनिया में पहले नंबर पर अमेरिका की इकोनॉमी है। जापान के कैबिनेट ऑफिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश की जीडीपी 2023 के आखिरी 3 महीनों में 1 साल पहले की तुलना में उम्मीद से ज्यादा 0.4% सिकुड़ी है। उससे पहले की तिमाही में इकोनॉमी 3.3% सिकुड़ी थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगाई रोक। 13 मार्च को पता चलेगा किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर
तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह स्कीम असंवैधानिक है। बॉन्ड को गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। अब 13 मार्च को पता चलेगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। वहीं दोस्तों कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जानकारी पब्लिक करने के लिए कहा है। इस दिन पता चलेगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। यह फैसला 5 जजों ने सर्वसहमति से सुनाया। वहीं दोस्तों चीफ जस्टिस ने कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। 2018 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को मिला है। 6 साल में चुनावी बॉन्ड से भाजपा को 6,337 करोड़ की चुनावी फंडिंग हुई। वहीं कांग्रेस को 1108 करोड़ रुपए चुनावी चंदा मिला है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने ममता को इस्तीफा सौंपा। कहा स्थानीय नेताओं से मतभेद है, राजनीति मेरे बस की नहीं। जी हां दोस्तों, जावदपुर से टीएमसी सांसद और एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। मिमी ने 13 फरवरी को अपना इस्तीफा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंप दिया था। हालांकि ममता की तरफ से उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ है। मिमी का कहना है कि वे पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ मतभेद के चलते यह फैसला ले रही है। गुरुवार को मिमी ममता से मिलने राजभवन पहुंची थी, जहां ममता ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह मसलों पर ध्यान देंगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला के ऐलान के बाद पूर्व मंत्री भाजपा में शामिल आम आदमी पार्टी टीएमसी भी दे चुके हैं इंडिया को झटका। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन से एक और पार्टी दूरी बना रही है। जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार यानी कि 15 फरवरी को कहा कि पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले दिल्ली, पंजाब में आम आदमी पार्टी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। श्रीनगर से सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं। वहीं दोस्तों किसानों के आंदोलन पर उन्होंने कहा कि पिछली बार के किसान आंदोलन में करीब 750 किसानों की जान गई थी। इसके बाद यूपी के चुनाव से पहले केंद्र ने तीनों किसान बिल वापस ले लिए थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महुआ मोइत्रा को ईडी ने किया तलब, एफईएमए से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। परिवर्तन निदेशालय ने एफईएमए यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से जुड़े एक मामले में उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। जांच एजेंसी ने महुआ मोइत्रा को सोमवार को नई दिल्ली में असेंबली कार्यालय में उपस्थित होने के लिए तलब किया। पूछताछ के लिए 19 फरवरी की तिथि तय की गई है। मोइत्रा को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर कीमती तोहफे लेने और उनके साथ सनसन की वेबसाइट की यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर करने के आरोप में पिछले साल 8 दिसंबर को अनैतिक अनाचार का दोषी ठहराया गया था और लोकसभा से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। महंगाई दर से लड़ाई अंतिम दौर में 7% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था, आरबीआई गवर्नर ने कहा। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि खाद्य कीमतों की तरफ से बार बार झटके लगने और भू राजनीतिक मोर्चे पर नए तनाव पैदा होने से मुद्रास्फीति से निपटने की राह में चुनौतियां पैदा होती है। दास ने यहां 59वें सीसेन गवर्नर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम मुद्रास्फीति में गिरावट के अंतिम चरण से निपटने के लिए सतर्क हैं, क्योंकि यह अक्सर सफर का सबसे मुश्किल दौर होता है। हमारा दृढ़ मत है कि स्थिर और निम्न मुद्रास्फीति स्थायी आर्थिक वृद्धि के लिए जरूरी आधार देगी।